स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। दुनिया के तमाम अखबारों की हेडलाइंस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ छपी है। जिस तरह से मोदी ने चीन को जवाब दिया, चीन के विस्तारवाद को आईना दिखाया, उसकी सराहना लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक हो रही है। लेकिन अपने ही देश में असदुद्दीन ओवैसी को मोदी का भाषण अच्छा नहीं लगा। मोदी को टारगेट पर लेने के लिए ओवैसी अब चीन की भाषा बोलने से भी पीछे नहीं हट रहे। ओवैसी ने इतने संवेदनशील और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे में भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा ढूंढ ही निकाला। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में एक बात कही कि हम वो लोग हैं। उन्होंने कृष्ण का हवाला दिया। प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देकर ये बताना कि मैं सिर्फ एक ही मजहब की बात करूंगा, एक ही रिलीजन की बात करूंगा, ये गलत है। गजब है ओवैसी साहब। प्रधानमंत्री के 26 मिनट के भाषण में ओवैसी साहब को सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, कृष्ण। तो मुझे प्रधानमंत्री के अपने भाषण के उस जुमले पर मुझे सख्त एतराज है। ओवैसी साहब ने बस कृष्ण का नाम सुना और टीवी बंद कर दिया। आगे पीछे कुछ भी सुनने की जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, माइक लगा ली और प्रधानमंत्री के भाषण को जुमला करार दे दिया। ओवैसी साहब, कृष्ण का नाम कोई जुमला नहीं है। ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र का जिक्र उस संकीर्ण सोच से किया था जिसमें आप उसे घसीट रहे हैं। अगर कोई गफलत रह गई तो एक बार फिर से सुन लीजिए। लेह में भारतीय सेना के बहादुरों के सामने मोदी ने क्या कहा था। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। मोदी की बात को 130 करोड़ जनता ने सुना। किसी को भी इसमें धर्म और संप्रदाय नहीं दिखा। इस भाषण में मजहब वही देख सकता है जिसके मन में हमेशा हिंदू मुसलमान चलता हो। सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के अकेले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने मोदी के 26 मिनट के भाषण में सिर्फ 26 सेकंड निकाला और उसे अपने एजेंडे में फिट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत की बात की। चीन दुश्मन बनकर सामने खड़ा है। एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते ओवैसी साहब को चीन के खिलाफ दहाड़ना चाहिए था, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दहाड़ लगा रहे हैं। कृष्ण का हवाला दिया। हम प्रधानमंत्री से ये बताना चाहेंगे कि आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहां पर लोग कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, बुद्धा को भी मानते हैं, क्राइस्ट को भी मानते हैं, गुरु नानक को भी मानते हैं। और इस देश में ऐसे लोग भी जो इन तमाम को भी नहीं मानते। हमारी पहचान प्रधानमंत्री भूल गए कि संविधान से है। तो प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देकर ये बताना कि मैं सिर्फ एक ही मजहब की बात करूंगा, एक ही रिलीजन की बात करूंगा, ये गलत है। ओवैसी साहब सेटिंग और फील्डिंग के उस्ताद हैं। कौन सी बात उनके एजेंडे में फिट होती है वो फौरन ताड़ लेते हैं। क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये भी जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो पहले से सेटिंग कर लेते हैं कि क्या सवाल पूछा जाएगा और वो क्या जवाब देंगे। नहीं, लाइव ही नहीं है, नंबर रख लीजिए आप। SMS करो मेरे को आप। एक ही सवाल वो पहले अंग्रेजी में पूछवाते हैं, फिर वही सवाल हिंदी में पूछवाते हैं। क्वेश्चन फिक्स, आंसर फिक्स, एजेंडा फिक्स और ओवैसी का टारगेट फिक्स। ओवैसी के टारगेट पर हमेशा मोदी ही रहते हैं क्योंकि मोदी को निशाने पर लेने से ही उनकी सियासत चमकती है। प्रधानमंत्री को मालूम हो गया कि उन्होंने देश को गलत बताया था कि ना कोई घुसा है, ना कोई वहाँ पर अंदर है। अगर ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी हमारे पोस्ट पर कब्जा हुआ है, तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कल क्यों जाना पड़ा वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा गूफअप किया, सबसे बड़ी गलती की, देश को सच नहीं बताया ऑल पार्टी मीटिंग में। और कल वहाँ पर जाकर उन्होंने ये बता दिया कि हाँ, चीन भारत की सरजमीन पर घुसा हुआ है, दुश्मन है चीन हमारा। चीन
कि फौज भारत की ज़मीन पर घुसी हुई है और प्रधानमंत्री को वहाँ पर जाना पड़ा। ओवैसी भी मानते हैं कि चीन दुश्मन है। चाइनीज आर्मी एलएसी पर खतरा बनकर खड़ी है। भारतीय सेना के जवान उनके आगे दीवार बनकर तने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहादुर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। सेना के लिए नए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। बॉर्डर पर जमीन से लेकर आसमान तक गश्त हो रही है। ओवैसी को सब मालूम है, लेकिन वो अपना एजेंडा नहीं छोड़ते। ओवैसी कभी मोदी पर तंज कसते हैं, कभी व्यंग करते हैं। हैदराबाद के सांसद को लेट नाइट मजलिसें करने का शौक है। वहां भी वो मोदी के खिलाफ भड़काऊ बातें बोलते थे। उन्हीं की मजलिस में जूनियर ओवैसी ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देने पर हिंदुओं को मजा चखा देने की बात कही थी। कोरोना फैलने और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन से पहले ओवैसी साहब सीएए कानून के खिलाफ आग उगलते थे। हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहाँ निकलेगा। बीजेपी आरएसएस यही चाहती है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। और अगर बहस करने आएंगे तो बोलेंगे पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। मजहब के नाम पर लोगों को भड़काते थे। लॉकडाउन के कारण रात वाली उनकी रैलियां बंद हैं, इसलिए वो ट्विटर पर जहर छिड़कते हैं। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही लद्दाख में आर्मी की फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचे, ओवैसी ट्विटर पर एक्टिव हो गए। उन्होंने दिल्ली में पीएम के पुराने भाषण के 18 सेकंड की बाइट काटकर ट्विटर पर डाली और सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब बॉर्डर में कोई घुसा ही नहीं तो पीएम लद्दाख क्यों गए हैं। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लियर मैसेज दिया। जमीन हड़पने की कोशिशों का अंजाम क्या होगा यह भी बताया। लेकिन ओवैसी हैदराबाद में अपनी कोठी में बैठकर ट्विटर पर चीन की ओर से गोले दागते रहे। मोदी सेना का मनोबल बढ़ाने लद्दाख गए थे। ओवैसी सेना का मनोबल तोड़ने वाली बातें लिखते रहे। प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक भाषण की दुनिया भर में तारीफ हो रही थी, मगर ओवैसी यही जानने को बेचैन थे कि मोदी ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। 3 जुलाई को ही ओवैसी ने ट्विटर पर ऐसी बात लिखी जो सिर्फ देश के दुश्मनों को ही अच्छी लग सकती है। उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना के पास सिर्फ 12 दिनों की लड़ाई के लायक गोला बारूद है। ओवैसी ऐसा क्यों बोलते हैं और उसमें चीन को कितना फायदा होता है, इस पर हमने और रिसर्च किया तो हमें चाइना सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स का यह आर्टिकल मिला। इसमें ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ग्लोबल पावर बनने की भारत की कोशिश हिंदू राष्ट्रवाद से प्रेरित है। ओवैसी साहब की लाइन हूबहू यही है। मोदी सरकार ने जब चाइनीज कंपनियों के 59 ऐप पर पाबंदी लगाई, तब ग्लोबल टाइम्स भारत को सेकुलर संविधान की याद दिलाने लगा। लेह में प्रधानमंत्री ने जब चीन को कड़ी वार्निंग दी, तब ओवैसी साहब भी उनके भाषण में कृष्ण और हिंदुत्व तलाशने लगे। चीन का भोंपू अखबार मोदी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भी हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ता है। ओवैसी भी मोदी के हर काम में हिंदू शब्द ढूंढते हैं। कृष्ण का दर्शन और कृष्ण का सुदर्शन भारतीय संस्कृति की धुरी है। कृष्ण में सब समाहित हैं। जो हमारी संस्कृति को नहीं जानते या जो इसे जानबूझकर समझना नहीं चाहते, वही कृष्ण पर सवाल उठा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी कृष्ण की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि उसे चीन से यारी निभानी है। मगर ओवैसी साहब इससे अलग सोचते हैं। वो किसी न किसी बहाने मोदी को टारगेट पर रखते हैं। प्रधानमंत्री इन सब पर ध्यान नहीं देते। राष्ट्र की रक्षा और सीमाओं की सुरक्षा वक्त की जरूरत है। मोदी का सारा फोकस फिलहाल उसी पर है। भारत माता की। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर राजनीति हो रही है, लेकिन चीन में मोदी की स्पीच ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया।
चीन की विस्तारवादी नीतियों और भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन के अंदर ही शी जिनपिंग सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। चीनी सामरिक मामलों के एक विशेषज्ञ ने मान लिया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने भारत की सामरिक शक्ति को हल्के में लेने की भूल की है। इस एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत का उदय चीन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एलएसी पर इस तरह की हरकत की। इस एक्सपर्ट अब तो चाइनीज चैनल भी भारत की ताकत का विश्लेषण करने लगे हैं। चीन में 24 घंटे प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है। आज हमने सीधे चीन के भीतर मची हलचल को लेकर एक इनसाइड स्टोरी तैयार की। इसमें आपको चीन की हार के सारे सबूत मिलेंगे। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसकी पहली लाइन में ही लिखा है, दुनिया चीन के खिलाफ हो चुकी है और भारत के नेतृत्व में दुनिया की महाशक्तियां चीन के वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का जवाब देने के लिए एकजुट हो गई हैं। आप दुनिया का बड़े से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अखबार उठा लें, बड़े से बड़े टीवी चैनल्स देख लें, इस वक्त आपको एक चीज सब में कॉमन मिलेगी और वो है चीन के संदर्भ में भारत का जिक्र। मसलन इस हेडलाइन को देखिए जिसमें लिखा है भारत और जापान अब खुलकर सामने आ गए हैं ताकि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तीसरी हेडलाइन कहती है भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच अमेरिका साउथ चाइना सी में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक्शन से पहले रिएक्शन का महत्व तो काफी ज्यादा होता है और अब इन हेडलाइंस का असर दिखाई देने लगा है। आज हम आपको एक एक करके तस्वीरों और तथ्यों के आधार पर बताएंगे चीन के भीतर कैसा माहौल है और कैसे जिनपिंग की सेना को न सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि इन दोनों देशों की सेना का डर सता रहा है। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद चीन के सरकारी चैनल पर भारत का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। F-18 हॉर्नेट अमेरिका का 2 इंजन वाला सुपरसोनिक मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है। ये एक फाइटर जेट भी है और अटैक एयरक्राफ्ट भी है और अमेरिका के दुश्मनों ने इसका ट्रेलर देख रखा है क्योंकि जब ये हमला करता है तो आसमान हो या जमीन किसी का नामो निशान नहीं छोड़ता। चीन को इस वक्त यही डर सता रहा है। यकीन नहीं होगा तो आप भी इसकी एक झलक देख लीजिए। चीन के डर की दूसरी वजह है F-35 जो अमेरिका का सिंगल सीट और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ग्राउंड अटैक के अलावा हवा में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। F-35 की एक बड़ी खासियत में इसका दुश्मनों के रडार पर ना आना भी है। इस जेट में मशीन गन के अलावा हवा से हवा में जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी लगी होती है और जब ये विमान 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो दुश्मनों की तबाही आती है। F-18 और F-35 की इन्हीं खूबियों ने चीन की नींद हराम कर रखी है और चाइनीज चैनल रिपीट कर करके इस वीडियो को दिखा रहे हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें एक इंडियन एंगल भी है। इस वक्त चीन बारीकी से हर अमेरिकी हथियार का विश्लेषण कर रहा है, हथियार बनाने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन्हीं कंपनियों के बनाए कुछ घातक हथियार और अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत के पास है। मसलन चीन में अमेरिकी कंपनी बोइंग की बात हो रही है और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना के पास जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है उसका निर्माण यही कंपनी करती है। ठीक इसी तरह भारत के पास मौजूद चिनूक हेलीकॉप्टर भी यही कंपनी बनाती है। इसके अलावा दूसरी अमेरिकी कंपनियां भी हैं जिनके बनाए हुए हथियार भारत के पास हैं।
मतलब बहुत साफ है, चीन में मोदी और ट्रंप की दोस्ती और हथियारों वाली पार्टनरशिप ने दहशत का माहौल पैदा कर रखा है और चीन को लगने लगा है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो अमेरिका और भारत के पास मौजूद अमेरिकी हथियार और भारत के खुद के बनाए फाइटर जेट्स चीन पर बहुत भारी पड़ेंगे। ऐसा क्यों है, आज हमने इसका जवाब भी ढूंढ लिया है। चीन तस्वीरों, वीडियोस और सोशल मीडिया की मदद से भले ही यह साबित करने की कोशिश करे कि उसकी सेना जल, थल और वायु में किसी को भी हराने का दमखम रखती है, लेकिन वास्तविकता क्या है यह भी देख लीजिए। चीन का अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट मानता है कि चीन की नौसेना किसी भी कीमत पर अमेरिका को हराकर दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना नहीं बन सकती। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक चीन लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमला नहीं कर सकता। अल जजीरा तो एक कदम आगे जाकर यह तक पूछता है कि क्या चीन वाकई में अमेरिका से युद्ध लड़ने या उसे चैलेंज करने का खतरा उठा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन युद्ध लड़ने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो दिन हो या रात उस पर सिर्फ बम और गोलों की बरसात होगी। और इसकी एक वजह यह है कि चीन की सेना के तीनों अंगों के पास मौजूद ज्यादातर हथियार ऐसे हैं जो सीधे सीधे अमेरिकी हथियारों की कॉपी हैं, और यही बात एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। As a superpower, the United States has maintained. अमेरिका एक महाशक्ति है और उसने सदियों से ऐसी तकनीक इजाद की है जो उसकी सेना को सबसे आधुनिक बनाती है। जबकि चीन में जितने भी हथियार बने हैं वो बनाए तो अमेरिका को ध्यान में रखकर गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से लेकर अब तक अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से अपनी ताकत की नुमाइश करता है। 2016 में अमेरिकी नौसेना में जो एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया गया था उससे चीन बहुत घबराता है। चीन को अमेरिका के F-22 से भी डर लगता है, क्योंकि उसकी वायुसेना के पास ऐसा घातक लड़ाकू विमान नहीं है। चीन के पास मौजूदा लड़ाकू विमान जैसे J-10 और सुखोई 27 के डिजाइन पर बना J-11, J-16 और सुखोई 30 MKK इतने ताकतवर नहीं है, और युद्ध की स्थिति में ये चीन के लिए एक डिसएडवांटेज होगा। अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। Chinese fighters and bombers to fly long distances. वायुसेना और नौसेना को छोड़ दीजिए, चीन की सेना को तो अमेरिकी सेना की ताकत को मैच करने में ही 2050 तक का इंतजार करना पड़ेगा। रही बात मौजूदा वक्त की, तो चीन हर तरफ से घिरा हुआ है। अमेरिका खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है और चीन के बाकी दुश्मन भी भारत के खेमे में आ गए हैं, और इस दबाव का भी असर है कि कहीं ना कहीं चीन को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। वो अपना चेहरा बचाना चाहता है। अब शी जिनपिंग क्या सोच रहे हैं? शी जिनपिंग क्या ये सोच रहे हैं कि मैं भारत से नहीं डरता, मैं भारत को पछाड़ दूंगा, तो वो इसमें वापस नहीं जाने की इजाजत देंगे। लेकिन साथ साथ शी जिनपिंग को ये भी देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इसको किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कल जाना था वहाँ पे, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस वक्त बातचीत के दिमाग की बातचीत हो रही है शी जिनपिंग के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में एक तरफ, उसके बाद में लोअर लेवल पे आप आते जाइए फील्ड कमांडर्स की तरफ। फील्ड कमांडर्स को दोनों तरफ से वही आदेश मिल रहे हैं जो कि हमारे हायर कमांडर सोच रहे हैं, जो कि इस वक्त नेशनल स्ट्रैटेजी बन रही है। तो हमें ये सोचना कि चीन इस वक्त अपनी बेइज्जती करा के बिना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करे चला जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन अगर चाइना इस तरह से हावी हो रहा है, जिस तरह से सब कह रहे हैं कि वो केवल इंडिया के ऊपर ही नहीं बल्कि ताइवान के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, फिलीपींस के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जापान के ऊपर, साउथ चाइना सी में, वो सब जगह हावी हो रहा है। लेकिन उसका रिएक्शन उसका एक व्यू होगा कि ये रिएक्शन आएगा। दूसरा व्यू अब देख रहा है कि इसमें तो अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ पहुंच गए हैं, और भारत सरकार ने इस तरह से आदेश दे दिया है कि हम कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। भारत की सेना भी वहाँ तैयार हो गई है। उधर से जापान की तरफ से उसको इंडिया को सपोर्ट मिल रही है, अमेरिका से सपोर्ट मिल रही है, उधर से ताइवान और हांगकांग परेशान है। तो political leadership of China has to factor all these things. प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और सैन्य नीति ने चीन का गेम ओवर कर दिया है।